Yes, we are live now. Hello friends, this is Vinit. Welcome to माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का 12th क्लास की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के साथ जो है आज बताया जाएगा, जो कि हमारा सीरीज 200 क्वेश्चन पर चलेगा। केवल हम 25 क्वेश्चन आज आप लोगों को कराएंगे और पर डे का 25 क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप इसी 200 क्वेश्चन में से आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इससे बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा। इस 200 क्वेश्चन को यदि आप याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आज हमारा यह पार्ट 1 वीडियो है। इसके साथ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों। जी बिल्कुल सही जवाब आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। जी तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अब बताएंगे इसमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? तो पहला ऑप्शन ए मुर्गी, बी सांप, सी मगरमच्छ, डी इनमें से सभी। बताएंगे दोस्तों। जी आप देखते हैं मुर्गी जो होता है ये भी अंडे देने वाली प्राणी है, सांप भी अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी अंड प्रजक प्राणी है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी है? यहां देखेंगे इनमें से एक लिंगी कौन है? सरसों एक लिंगी है? जी नहीं। मटर? जी नहीं। पपीता? इसमें से आप लोग पढ़े भी होंगे, पपीता एक लिंगी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो बताएंगे क्या सेब का बीज चोल खाया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खाया जाता। शरीफा का नहीं खाया जाता। तो बचा क्या? लीची। लीची का बीज चोल खाया जाता है दोस्तों, जो कि 2015 और 16 में पूछा भी गया था। तो इसको विशेष ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा है द्विगुणित संरचना है। तो यहां बताएंगे द्विगुणित संरचना अंड में होती है कि युग्मक में होती है कि द्वितीयक केंद्रक में होती है? यहां से क्लियर करेंगे दोस्तों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कौन सा सही है दोस्तों, जो कि 2015 और 17 में दोनों में पूछा गया था। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक में हमारा द्विगुणित संरचना होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। आप पढ़ भी चुके हैं, आप कई बार इसके बारे में जानकारी भी लिए हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोकता है? निषेचन को रोकता है कि अंड जनन को रोकता है कि द्वितीयक केंद्रक को रोकता है? बताएंगे फ्रेंड्स। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी अंड जनन को कॉपर टी रोकता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? तो 7वां क्वेश्चन हमारा है, मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। क्या किया था? मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, जो कि 2011 और 15 में पूछा गया है। और इस बार बहुत ऑप्शन है कि इस 2021 में बिल्कुल पूछा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ। द्विसंकर क्रॉस देखेंगे। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी, जिसे आप फोनोटाइपिक कहते हैं, अनुपात होता है। कितने का अनुपात होता है बताएंगे दोस्तों। द्विसंकर की बात हो रही है। जी बिल्कुल सही जवाब 9:3:3:3:1 का अनुपात होता है द्विसंकर क्रॉस में। आगे चलते हैं 2016-17 में 8वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 9वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है दोस्तों? बताएंगे सार्वभौमिक रक्तदाता मतलब जो सभी को रक्त दे सकता है। बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब आप पढ़े भी हैं। ओ रक्त समूह जो है, ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता होता है, सार्वभौमिक रक्तदाता होता है दोस्तों। अगला 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है, एक संकर क्रॉस का अनुलक्षणी, जिसे फोनोटाइपिक कहते हैं, का अनुपात होता है। अभी द्विसंकर जो कि अभी तो 3:1 है। ये 2017 का क्वेश्चन है। एक संकर की बात कर रहा है। अगर द्विसंकर क्रॉस की बात करें दोस्तों तो 9:3:3:1 होगा, लेकिन एक संकर की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाया जाता है।
तो दोस्तों प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? इसमें दिया गया है ऑप्शन ए डीएनए, इसके बाद ऑप्शन बी है टीआरएनए पर, ऑप्शन सी एमआरएनए पर और ऑप्शन डी टीडीएनए पर। बताएंगे जी। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जो प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन होता है वो टीआरएनए पर पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यह क्वेश्चन 2011 और 2013 में भी पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 12वां, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो बताएंगे दोस्त, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? 2016 और 17 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साइटोसिन, बी गुआनिन, सी थाइमिन, डी इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन सी थाइमिन। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? थाइमिन। बिल्कुल आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016-17 दोनों में आया है दोस्तों। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है, 18 और 19 दोनों में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन ए आपका है रिप्लिकेशन, ठीक है, बी है ट्रांसलेशन, सी है ट्रांसक्रिप्शन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। विशेष ध्यान देंगे और इसको पढ़ लेंगे। जितना सीरीज कराया जा रहा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस 200 क्वेश्चन के समूह को यदि आप पूरी तरह अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षियों तथा तितली कर डैना कैसा अंग है? कर डैना कैसा अंग है? तो बताएंगे जो कि 2020 का क्वेश्चन बना हुआ है। ए है अवशेषी अंग, बी है समजात अंग, सी है असमजात अंग, डी है इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही जवाब, असमजात अंग पक्षियों तथा तितली का डैना अंग होता है, असमजात अंग। इसके बाद ऑप्शन 15 देखेंगे। क्वेश्चन 15 है यौन संचारित रोग है। दोस्तों बताएंगे यौन संचारित रोग खसरा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी है? बिल्कुल नहीं, यौन संचारित रोग नहीं है। टाइफाइड है? बिल्कुल नहीं। तो क्या है? गोनोरिया जो है यह यौन संचारित रोग है। 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मलेरिया रोग फैलाता है? तो मलेरिया रोग नर एडिस मच्छर से फैलते हैं? जी नहीं। नर एनोफिलिस मच्छर से फैलते हैं? बिल्कुल नहीं। मादा एडिस मच्छर से फैलते हैं? जी नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलते हैं दोस्तों, जो कि 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 17 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 17 कहता है कि निम्नांकित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसका किस्म है? जो कि 2018 का क्वेश्चन बना है। तो सोना देखिए क्या कर रहा है, सोनालिका और कल्याण सोना का किस्म है। तो ये हो सकता है धान की किस्म? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मक्का का? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मटर का? जी नहीं। यह गेहूं का किस्म है। सोनालिका और कल्याण सोना जो है गेहूं का किस्म है दोस्तों। आगे चलेंगे 18वें क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, 2015 का क्वेश्चन बना है। कीटनाशक? बिल्कुल नहीं। मिट्टी को कीटनाशक कभी भी उपजाऊ नहीं बना सकता, ईस्ट भी नहीं बना सकता। इनमें से सभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब ए और इसी ऑप्शन नहीं हुआ तो ये बिल्कुल नहीं सही हो सकता। बचा क्या? जैविक खाद। तो जैविक खाद जो होता है दोस्तों, यह मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है दोस्तों? 2017 का क्वेश्चन बना है। आय की कमी होती है? जी नहीं, आय की कमी नहीं होती है। जनसंख्या अधिक होने पर आय की कमी क्यों होगी? जमीन में कमी होती है? जी नहीं, जमीन तो वैसा ही रहता है, जितना जमीन है उतना ही रहेगा। बाकी जनसंख्या की कमी यहाँ 1 मिनट खनिज पदार्थ में कमी होती है? जी नहीं।
ये मत सोच के चलिए कि आय की कमी नहीं होती, जमीन में कमी नहीं होती, खनिज पदार्थ में, इन सब की कमी होती है दोस्तों। जनसंख्या अधिक होने से इन सब की कमी होती है, एक की कमी नहीं होगी। आय की केवल कमी नहीं होगी, जमीन में कमी नहीं होगी, खनिज पदार्थ में नहीं कमी, जमीन में भी कमी होगी, आय में भी कमी होगी, खनिज पदार्थ में भी कमी होगी। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अब 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। ये आपका कौन आहार श्रृंखला, ये आपका जो है पूछ रहा है कि कौन आहार श्रृंखला सही है। तो घास, गेहूं और आम, इस प्रकार की आहार श्रृंखला है। जी बिल्कुल नहीं, घास, गेहूं, आम ये तो हो ही नहीं सकते, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक में कभी नहीं आएंगे। घास, यह क्या है दोस्तों, यह जो है एक उत्पादक है और बकरी उपभोक्ता है जो कि प्रथम उपभोक्ता है, और शेर जो है यह द्वितीयक उपभोक्ता है जो कि तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत भी आता है। इसलिए ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही होगा। ये श्रृंखला आपका एक निम्नवत सही है। बकरी, गाय और घास बिल्कुल गलत है। अगर बकरी को, क्या बकरी को गाय खाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खाएगी। घास को मछली खाएगी, अगर मछली खाएगी तो बकरी, मछली को बकरी खाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही, घास को बकरी खाएगी और बकरी को शेर खाएगा। ये आहार श्रृंखला के अंतर्गत सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। तो इनमें से नेफेंथिस जो कि यहाँ रेगिस्तान ओक में पाया जाता है, और ड्रासेरा, ये दोनों जो है कीट भक्षी पौधों के अंतर्गत आते हैं जो कि कीट का भक्षण करते हैं, खाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो गिर अभ्यारण्य दोस्तों शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो कि यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शेर अधिक पाए जाते हैं, यहाँ शेरों का संरक्षण किया जाता है, इसलिए यहाँ गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चिड़िया के लिए नहीं है, घड़ियाल के लिए नहीं है, गेंडा के लिए नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 का आता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तेंदुओं के लिए। किसके लिए दोस्तों? तेंदुओं के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यह कौन सा क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही है, इस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जिससे हमें भी आभास हो। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप भी कर चुके हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि आप कितना पढ़ चुके हैं और क्या कितना जानकारी रखते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, और हम आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा 25वें क्वेश्चन का। धन्यवाद दोस्तों।